चलिए आज से हम लोग स्टार्ट करते हैं रीजनिंग का चैप्टर कैलेंडर। कैलेंडर हर एग्ज़ाम में इसकी बड़ी इंपॉर्टेंस है और हर एग्ज़ाम में इसका एक से दो क्वेश्चन आते हैं। काफ़ी इंपॉर्टेंट चैप्टर है ये कैलेंडर। तो देखिए, कैलेंडर में बेसिकली हम लोगों को क्या क्या चीज़ें पता होती हैं, जो पहले से पता होती हैं। अगर एक दीवार पे नॉर्मल कैलेंडर को देखें तो उसमें क्या क्या चीज़ें हम लोगों को दिखती हैं। एक जो चीज़ हम लोगों को दिखती है वो होता है वर्ष, ईयर। दूसरा जो हम लोगों को दिखता है वो होता है मंथ, यानी कि माह। मंथ हम लोगों को दिखता है। और तीसरा जो हम लोगों को दिखता है वो होता है दिन। दिन का मतलब डे, या इसको डेज भी कह सकते हैं। इन्हीं तीनों राशियों को लेकर के हम लोग कैलेंडर को देख लेते हैं और इन्हीं तीनों की सहायता से कैलेंडर देखा भी जाता है। वर्ष, माह और दिन। हमारे जो कैलेंडर चैप्टर है उसमें क्या क्या चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं जो जो आपको थोड़ा सा हेल्प करेंगी। वर्ष भी, माह भी और दिन भी, ये तीनों हमारे लिए इम्पोर्टेंट है। हमको वर्ष के बारे में भी पता होना चाहिए, वर्ष के बारे में भी हमको जानकारी होनी चाहिए, माह के बारे में भी होनी चाहिए और दिन के बारे में भी होनी चाहिए। चलिए, तो हम लोग शुरू करते हैं वर्ष से। वर्ष। वर्ष देखिए, कैलेंडर को अगर आप देखें तो वर्ष दो प्रकार से होते हैं, या किसी भी सामान्य कैलेंडर में अगर आप जो नॉर्मल कैलेंडर की बात करें तो उसमें वर्ष जो होते हैं वो दो तरीके से दर्शाए जाते हैं। पहला तरीका जो होता है जिसको हम लोग बोलते हैं सामान्य वर्ष। सामान्य वर्ष। सामान्य वर्ष को हम लोग कहते हैं नॉर्मल ईयर। नॉर्मल ईयर। और दूसरा जो होता है जिसको हम लोग बोलते हैं लीप ईयर। लीप वर्ष, इसको कहा जाता है लीप ईयर। आखिरकार सामान्य वर्ष और लीप वर्ष में क्या अंतर होता है, हम कैसे पहचानते हैं कोई वर्ष सामान्य है या कोई वर्ष लीप वर्ष है? तो सामान्य वर्ष जो होते हैं उसमें फरवरी को देखा जाता है। सामान्य वर्ष कहें या लीप वर्ष कहें तो फरवरी इसमें 28 दिनों की होती है। और जो लीप वर्ष होता है इसमें जो फरवरी होती है वो 29 दिनों की होती है। तो अगर फरवरी हमारी 29 दिनों की है तो उस वर्ष को हम लोग लीप वर्ष कहेंगे। और अगर फरवरी हमारी 28 दिनों की है तो उस वर्ष को हम लोग सामान्य वर्ष कहते हैं। देखिए, सामान्य वर्ष और लीप वर्ष में अंतर दिखाने का एकमात्र तरीका हमारे पास केवल फरवरी को देखना नहीं है या फरवरी माह का कैलेंडर देखना नहीं है। इसके अलावा भी हम लोग सामान्य और लीप वर्ष के बीच में अंतर को दर्शा सकते हैं, दिखा सकते हैं। तो इसके अलावा क्या अंतर होता है, या इसके अलावा हम किस प्रकार से सामान्य वर्ष और लीप वर्ष में अंतर को बता सकते हैं? देखिए, अगर आप फरवरी के बजाय अगर पूरे वर्ष की बात करें तो सामान्य वर्ष जो होता है उसमें जो वर्ष में दिनों की जो संख्या होती है, वर्ष में दिनों की संख्या वो होती है 365, 365 दिन। और अगर लीप वर्ष की बात करें तो लीप वर्ष में जो वर्ष होते हैं उनमें जो दिनों की संख्या होती है, वर्ष में जो दिनों की संख्या होती है वो होती है 366 डेज, यानी 366 दिन। तो इन दोनों डेटा को आप देखिए और इन दोनों डेटा से आपको अंतर नज़र आ रहा होगा कि अगर सामान्य वर्ष है तो उसमें दिनों की संख्या 365 होगी, और अगर लीप वर्ष है तो उसमें दिनों की संख्या 366 होगी। यानी सामान्य वर्ष और लीप वर्ष की आपस में तुलना करने पर हम ये देखते हैं कि फरवरी में भी एक दिन का एक्स्ट्रा है लीप वर्ष में, और पूरे वर्ष में थ्रू आउट द ईयर जो आपका दिनों की संख्या है वो भी एक दिन ज़्यादा है। मतलब यहाँ पर भी आपका 365 दिन है और यहाँ पर आपका 366 दिन है। तो 366 का मतलब यही हुआ कि एक दिन का थोड़ा सा एक्स्ट्रा हो जाता है। अब ये एक दिन एक्स्ट्रा क्यों होता है? तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि फरवरी अगर 29 दिनों की है और यहाँ फरवरी अगर 28 दिन की है तो यही 28 में +1 कर देंगे तो 29 हो जाता है। यही एक दिन एक्स्ट्रा आप 366 में काउंट कर लेते हैं। चलिए, ये तो पहला डेटा है।
इसके बाद हमारे पास अगर एक वर्ष दिया हुआ है, कोई भी वर्ष आपको, सामान्य वर्ष है या लीप वर्ष है, कोई भी वर्ष है, मान लीजिए आपको दिया है 1990 और आपसे पूछा जाता है कि 1990 बताइए सामान्य वर्ष में आएगा या लीप वर्ष में आएगा। तो ऐसे देख करके हम नहीं बता सकते। हमारे पास क्या तरीका है बताने का? फरवरी अगर 28 दिनों की है तो ये वर्ष सामान्य वर्ष होगा। फरवरी अगर 29 दिनों की है तो ये वर्ष लीप वर्ष होगा। या अगर वर्ष में दिनों की संख्या 365 है तो फिर ये वर्ष सामान्य वर्ष होगा। या अगर वर्ष में दिनों की संख्या, ईयर में दिनों की संख्या अगर 366 है तो फिर ये लीप वर्ष कहा जाएगा। लेकिन हर बार अगर हमसे कोई ईयर पूछा जाएगा तो हम हर बार ये चीज़ चेक नहीं करेंगे। या अगर हम चेक भी करना चाहेंगे तो हर बार ज़रूरी नहीं है कि हमारे पास उस साल का कैलेंडर हो जिसकी सहायता से हम बार बार दिनों की संख्या को चेक कर लें या फरवरी में दिनों की संख्या को चेक कर लें। तो हर बार अगर हमारे पास ये तरीका नहीं होगा या अवेलेबल नहीं होगा तो आखिरकार हम किसी वर्ष को कैसे पता करेंगे कि वो वर्ष सामान्य है या लीप वर्ष है? तो इसके लिए तरीका क्या है कि जो भी आपका दिया गया वर्ष हो, जो भी दिया गया वर्ष हो उसको आप पूरा 4 से भाग कर दें। जो भी दिया गया वर्ष हो आप उसको पूरा 4 से भाग कर दें। और 4 से भाग करने के बाद आप उसमें क्या देखेंगे? आप 4 से भाग करने के बाद उसमें रिमाइंडर देखिए। रिमाइंडर, रिमाइंडर का मतलब होता है शेषफल। आप शेषफल को देखिए। शेषफल, यदि ये शेषफल, अगर ये शेषफल मतलब आपको वर्ष, जो भी दिया गया वर्ष होगा उसको आपको 4 से भाग करना है और भाग करने के बाद आपको उसका आंसर नहीं देखना है। आपको उसका आंसर नहीं देखना है। तो फिर क्या देखना है? भाग करने के बाद में जितना भी आपका शेषफल आता है, जितना शेषफल बचता है उसको देखना है। शेषफल में क्या देखना है? देखिए, शेषफल में आपको क्या देखना है कि शेषफल का आखिरकार बच कितना रहा है। यदि मान लीजिए, यदि शेषफल जो आपका है, यदि शेषफल ज़ीरो आता है, डबल ज़ीरो आ जाए या सिंगल ज़ीरो आ जाए उससे फ़र्क नहीं पड़ता, मतलब ज़ीरो आ रहा है। अगर शेषफल आपका ज़ीरो आ रहा है तो जो दिया गया वर्ष है, जो भी आपका वर्ष पूछा जा रहा है, दिया गया वर्ष, जो भी वर्ष पूछा जा रहा है वो वर्ष क्या कहा जाएगा? वो वर्ष लीप वर्ष कहा जाएगा। तो कहने का मतलब हमारा ये हुआ कि किसी भी वर्ष को अगर लीप वर्ष हमें पता करना है तो उस वर्ष को हम लोग किससे भाग करेंगे? 4 से भाग करेंगे। और भाग करने के बाद हम लोग क्या देखेंगे? शेषफल। यदि शेषफल ज़ीरो आता है, डबल ज़ीरो आ जाए उससे भी कोई फ़र्क नहीं पड़ता, सिंगल ज़ीरो आ जाएगा उससे भी कोई फ़र्क नहीं पड़ता, बस ज़ीरो आना चाहिए। अगर दिया गया वर्ष में 4 से भाग करने पर शेषफल हमारा शून्य आता है तो जो दिया गया वर्ष है वो क्या कहलाएगा? लीप ईयर कहलाएगा। मतलब कोई भी वर्ष, अगर हमको ये पता करना है कि कोई भी वर्ष लीप ईयर है या नहीं है तो हम उस वर्ष को 4 से भाग करेंगे। ठीक है, चलिए, 4 से भाग करने के बाद लीप वर्ष तो हमको पता चल गया कि वर्ष को 4 से भाग करेंगे, शेषफल देखेंगे, ज़ीरो आएगा तो वर्ष क्या कहलाएगा? लीप वर्ष कहलाएगा। लेकिन ये तो केवल लीप वर्ष पता करने का तरीका हुआ। आखिरकार हम सामान्य वर्ष कैसे पता करेंगे? ये कोई निश्चित तो है नहीं कि सारे जितने भी वर्ष हमको दिए जाएंगे सभी लीप वर्ष में आते होंगे या सभी सामान्य वर्ष में आते होंगे। कुछ ऐसे होंगे जो लीप वर्ष में आते होंगे और कुछ ऐसे भी होंगे जो सामान्य वर्ष में आते होंगे। तो सामान्य और लीप में आखिरकार हम जब लीप वर्ष को निकालने का तरीका पता कर लिए हैं तो सामान्य वर्ष निकालने का तरीका भी हमको आना चाहिए। उसका क्या तरीका है? चलिए, मान लीजिए यदि शेषफल, यदि शेषफल हमारा शून्य नहीं आता। ये क्रॉस का मतलब है, इक्वल टू को क्रॉस किया मतलब नहीं आता। अगर शेषफल शून्य नहीं आता, ये कोई निश्चित तो है नहीं कि जितने वर्ष को हम भाग करेंगे 4 से, सबके भाग करने के बाद शून्य आएंगे। कुछ संख्याएं ऐसी भी होती हैं जो 4 से पूर्णतः कट जाती हैं, पूरी तरीके से डिवाइड हो जाती हैं, तो उनका शेषफल शून्य आएगा। वो उसको हम बोल देंगे लीप वर्ष है।
लेकिन कुछ संख्याएं ऐसी भी होती हैं जो 4 से भाग नहीं होती हैं, और अगर वो 4 से भाग नहीं हो रही हैं तो उनका शेषफल ज़ीरो नहीं आएगा। और अगर उनका शेषफल ज़ीरो नहीं आएगा तो क्या होगा? तो जो आपका दिया गया वर्ष होगा, जो भी आपका दिया गया वर्ष होगा, वो क्या कहलाएगा? सामान्य वर्ष कहलाएगा। सामान्य वर्ष। तो यहाँ पे हम लोगों ने दो कॉन्सेप्ट सीखे। पहला कॉन्सेप्ट क्या है कि अगर हमें कोई वर्ष पता करना है कि वो सामान्य वर्ष में आता है या लीप वर्ष में आता है, तो कोई भी वर्ष सामान्य वर्ष में आएगा या लीप वर्ष में आएगा, तो चेक करने का तरीका हमारे पास क्या है कि हम दिए गए साल को, दिए गए वर्ष को 4 से भाग कर देते हैं, और भाग करने के बाद हम उसका आंसर नहीं देखते, हम उसका उत्तर नहीं देखते, बल्कि हम क्या देखते हैं? हम उसका रिमाइंडर देखते हैं। यदि ये रिमाइंडर जो हमारे पास आ गया है उसमें शेषफल जो आ रहा है वो ज़ीरो आ रहा है, देखिए ज़ीरो आना चाहिए। ज़ीरो का मतलब ज़ीरो वन नहीं होना चाहिए, डबल ज़ीरो में ज़ीरो वन ज़ीरो टू ज़ीरो थ्री नहीं, ज़ीरो का मतलब दो ज़ीरो या एक ज़ीरो, सिर्फ ज़ीरो ही आना ज़रूरी है। अगर ज़ीरो आ जाता है तो फिर शेषफल अगर शून्य आ जाता है तो दिया गया वर्ष क्या कहलाएगा? लीप वर्ष कहलाएगा। इसी प्रकार यदि शेषफल शून्य नहीं आता, शून्य के अतिरिक्त कुछ भी आ जाता है, मतलब जीरो के अलावा कुछ भी आ जाता है, तो दिया गया वर्ष हमारा क्या कहलाएगा? सामान्य वर्ष कहलाएगा। तो हमारे पास किसी वर्ष को सामान्य या लीप ईयर में डिवाइड करने का तरीका हमारे पास सामने है, और हमने अभी ये सीख लिया है कि किसी भी वर्ष को कैसे पहचानते हैं कि वो दिया गया वर्ष लीप ईयर है या सामान्य वर्ष है, अगर उसका दिनों की संख्या या फरवरी के दिनों की संख्या ना दी जाए तो। जैसे अभी हम बात कर रहे थे 1990 की, तो चलिए एग्जाम्पल देखते हैं। 1990 की बात कर रहे थे हम लोग, जो हम लोगों ने सवाल लिया था 1990। 1990 में आपको पता करना है कि ये लीप वर्ष है या सामान्य वर्ष है, तो इसको हम 4 से भाग करेंगे। चलिए करिए 4 से भाग। तो 4 से भाग करने पर ये कितनी बार जाएगा? 4 टाइम्स जाएगा। 4 4 जा 16, 16 3 39, तो कितनी बार गया ये? 39 हुआ। 7 4 जा 28, 8 4 जा 32, 9 4 जा 36, 9 टाइम्स गया, 36 हुआ। 36 में 3 आया, 30 हो गया। 37 टाइम्स है, 7 4 28, 7 टाइम्स जाएगा। बचा शेषफल कितना? रिमाइंडर आ गया 2। ये हमारा आ गया रिमाइंडर। देखिए ऐसे निकाला जाता है, डिवाइड करके रिमाइंडर निकाला जाता है। ये जो रिमाइंडर आया है, क्योंकि ये शून्य नहीं आया, देखिए हमारे पास क्या रूल था कि दिया गया वर्ष 4 से भाग करने पर रिमाइंडर देखा जाता है। रिमाइंडर देखने पर यदि रिमाइंडर शून्य आता है तो लीप वर्ष, और यदि रिमाइंडर शून्य नहीं आता तो सामान्य वर्ष। देखिए इसको देखिए, इसमें हमने 1990 को 4 से भाग किया, और भाग करने के बाद उत्तर हमारा आया 497, और जो शेषफल आया है वो 2 है। शेषफल क्योंकि 2 है तो वो देखिए शून्य नहीं है, क्योंकि 2 ज़ीरो नहीं होता। और अगर ये ज़ीरो नहीं है तो फिर जो दिया गया वर्ष है यानी 1990, ये कैसा कहा जाएगा? ये हमारा कहा जाएगा जनरल ईयर, जी वाई, मतलब सामान्य वर्ष। सामान्य वर्ष। तो ये सामान्य वर्ष को पहचानने का तरीका है। चलिए एक और एग्जांपल ले लेते हैं। 1996, 1996 को देखिए। 96 को 4 से भाग करेंगे। देखिए अब थोड़ा समय बचा लेते हैं। हर बार 4 अंकों के जो वर्ष होते हैं, इनमें हर 4 अंकों को 4 से भाग करना ज़रूरी नहीं है। आप 4 से भाग करना अगर चाहते हैं तो अंतिम 2 अंक ले लीजिए, थोड़ा समय आपका बच जाएगा। हर बार आप चारों अंकों को मत भाग करिए, सिर्फ डिवाइड किसको करिए? लास्ट के 2 डिजिट। इन 2 डिजिट को लीजिए और इनको 4 से डिवाइड करिए। तो देखिए 4 वन ज़ा 4, 4 टू ज़ा 8, 2 बार गया, 1 कैरी आया, 16 हो, 4 4 ज़ा 16, यानी ये पूरा कट गया 96, और हमारे पास ज़ीरो क्या आ गया? शेषफल यानी कि रिमाइंडर आ गया। देखिए इस बार ये दिया गया वर्ष 4 से पूरी तरीके से कट जाता है, और कटने के बाद शेषफल कितना मिल जाता है? ज़ीरो। अगर शेषफल ज़ीरो मिल गया तो दिया गया वर्ष कैसा होगा? लीप वर्ष होगा। चलिए ये तो पहचानने का तरीका हो गया। तो लीप वर्ष और सामान्य वर्ष पहचानने का तरीका हम लोगों ने देखा।
एक और एग्जांपल ले लेते हैं साथ साथ में। 1990 देख लिया, 1996 देख लिया, 1998 ले लेते हैं। इसको 4 से भाग करेंगे तो अंतिम दो अंक ही भाग करिए, हर बार 4 अंकों को भाग करना ज़रूरी नहीं है। 4 से डिवाइड करेंगे तो 4 टू जा 8, 18 आया, 4 4 जा 16, मतलब यहाँ भी 2 आ गया आपका रिमाइंडर। रिमाइंडर का मतलब है शेषफल। अगर दो शेषफल आ गया तो ये क्योंकि ज़ीरो रिमाइंडर नहीं है तो दिया गया वर्ष, यदि ज़ीरो आता है तो लीप वर्ष होता है। क्योंकि ये ज़ीरो नहीं है तो दिया गया वर्ष फिर किस में आ जाएगा, ये सामान्य वर्ष हो जाएगा। तो फिर ये हमारा दिया गया वर्ष सामान्य वर्ष हो जाएगा। सामान्य वर्ष क्या अर्थ हुआ इसका? सामान्य वर्ष का अर्थ ये हुआ कि इस वर्ष में दिनों की संख्या 365 रही होगी और फरवरी में दिनों की संख्या 28 रही होगी। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं अगली चीज क्या है। तो एग्जाम्पल 1998 हो गया, ओके। थोड़ा सा और एग्जाम्पल ले लेते हैं। अब 1998 के बाद अगला वर्ष देखते हैं 2000। 2000 ये भी तो एक दिया गया वर्ष है, इसको भी हम हमारे पता करना है कि ये सामान्य है या लीप वर्ष है। तरीका हमारे पास वही है कि दिए गए वर्ष को हम 4 से भाग करते हैं और रिमाइंडर को देखते हैं। तो दिया गया वर्ष 2000 है, इसको भी 4 से भाग करेंगे। चलिए करिए भाग। अगर हम इसको 4 से भाग करते हैं तो देखिए ये 2000 4 से पूरा कट जाएगा, 4 से पूरा कट जाएगा, 5 आ जाएगा और अंतिम दो अंक हमारे 00 आ गए। तो शेषफल जब इसको देखेंगे काटने के बाद तो इसका शेषफल हमारे पास क्या आ जाएगा, 0। अगर इसका शेषफल हमारा 0 आ गया तो हम तो कहेंगे कि ये कैसा है, लीप वर्ष है ना। इसको हम क्या कहेंगे कि ये लीप वर्ष है। हालांकि ये लीप वर्ष तो आया है, लीप ईयर आया है, लेकिन आप यहाँ थोड़ा सा रुक जाइए और अपना फैसला लेने से पहले थोड़ा सा सोचिए। ये जो 2000 है 1998 पहला था जिसमें रिमाइंडर 2 आया था 4 से भाग करने पर, और इसको हमने सामान्य वर्ष डिक्लेयर कर दिया था। अगला वाला जो लिया है वो है 2000, और 2000 को हमने 4 से भाग किया और हमारे पास रिमाइंडर आ गया 0 और हमने इसको कह दिया कि ये लीप ईयर है, मतलब सामान्य वर्ष नहीं है। ठीक है, अब यहाँ थोड़ा सा आपको समझना होगा कि इस वाले ईयर में 1998 और 2000 इसमें क्या अंतर है। देखिए अंतर, देखिए बहुत ध्यान से देखने पे पता चलता है कि इसमें चारों अंक शून्य के अतिरिक्त हैं, इसमें भी चारों अंक शून्य के अतिरिक्त हैं, लेकिन इसमें एक अंक छोड़ के बाकी अंतिम दो तीन अंक शून्य हैं। तो किसी भी वर्ष में जिसमें अंतिम दो अंक, इनको ध्यान से देखिए, किसी भी वर्ष में अंतिम दो अंक, अगर किसी भी वर्ष में अंतिम दो अंक यदि 00 होते हैं, डबल जीरो, दो बार जीरो, एक जीरो नहीं, दो बार जीरो, तो उस वर्ष को हम लोग बोलते हैं शताब्दी वर्ष। तो शताब्दी वर्ष का मतलब होता है सेंचुरी ईयर। सेंचुरी ईयर किसे कहते हैं, ऐसा वर्ष, ऐसा ईयर जिसके लास्ट के दो डिजिट मतलब अंतिम दो अंक 00 हों, उसको बोलते हैं शताब्दी वर्ष। तो शताब्दी वर्ष के लिए क्या रूल सेम है? नहीं, शताब्दी वर्ष के लिए रूल सेम नहीं है। तो क्या बदला है रूल भैया शताब्दी वर्ष के लिए? चलिए देखते हैं रूल क्या बदलता है शताब्दी वर्ष के लिए। देखिए शताब्दी वर्ष, सेंचुरी ईयर, सेंचुरी ईयर। तो पहले तो हम लोग पता करते हैं कि सेंचुरी ईयर होता क्या है, कहते किसे हैं। तो सेंचुरी ईयर का अर्थ होता है यदि किसी वर्ष, यदि किसी वर्ष के अंतिम अंतिम दो अंक, मतलब लास्ट के दो डिजिट शून्य हो, शून्य हो। यदि किसी वर्ष के अंतिम दो अंक शून्य हो तो वह शताब्दी वर्ष कहलाता है। शताब्दी
वर्ष कहलाता है। तो शताब्दी वर्ष की परिभाषा, हालांकि ये आपके किसी एग्ज़ाम में नहीं आएगी, तो ये आपको याद नहीं करनी है कि आप याद कर लें, इसको रट लें, एग्ज़ाम में आएगी, ऐसा कुछ नहीं है। ये किसी एग्ज़ाम में नहीं आती, लेकिन आपके समझने के लिए है। शताब्दी वर्ष किसे कहते हैं? ऐसे किसी वर्ष में जिसके अंतिम दो अंक शून्य हो। देखिए शून्य पे ध्यान दीजिएगा, क्योंकि सारा खेल यहाँ पर शून्य का ही है। हाँ, चलिए। तो यदि किसी वर्ष के अंतिम दो अंक कैसे हों? शून्य हो। देखिए सारा खेल शून्य का है। यदि किसी वर्ष के अंतिम दो अंक क्या हो? जीरो हो, शून्य हो, तो ऐसा वर्ष क्या कहलाता है? शताब्दी वर्ष कहलाता है, मतलब सेंचुरी ईयर कहलाता है। एग्जाम्पल, उदाहरण के तौर पर अभी देख रहे थे सन 2000, इसमें देखिए अंतिम दो अंक 00 हैं, तो फिर ये कैसा हो जाएगा? सेंचुरी ईयर हो जाएगा। फिर अगर सन होता 1000, तो जो 1000 सन होता वो भी क्या कहलाता? सेंचुरी ईयर ही कहलाता। इसी प्रकार अगर वर्ष आ जाए 2100, तो क्या ये सेंचुरी ईयर होगा? बिल्कुल होगा। क्यों होगा? क्योंकि इसके अंतिम दो, लास्ट के दो डिजिट कैसे हैं? शून्य हैं। इसी प्रकार से अगर 2200 हो तो वो भी सेंचुरी ईयर कहलाएगा। थोड़ा पीछे जाते हैं समय में और वर्ष लेते हैं 100, मतलब 100 टोटल, गिनती में नहीं, काउंटिंग में नहीं, 100वां वर्ष, 100th ईयर। तो इसमें देखिए क्या ये सेंचुरी ईयर है? बिल्कुल सेंचुरी ईयर है, क्योंकि इसके दो अंक अंतिम क्या हैं? 00 हैं। तो इस प्रकार से सेंचुरी ईयर को पहचानना आपके लिए थोड़ा सा आसान हो जाएगा, यदि आप उस दिए गए ईयर के अंतिम दो अंकों को देखेंगे। जब अंतिम दो अंकों को देखेंगे, तो आपको अगर उसमें केवल 00 ही नज़र आता है, दो बार ज़ीरो, दो बार ज़ीरो, दो बार ज़ीरो, दो बार ज़ीरो, तो फिर आप ऐसे ईयर को क्या नाम देंगे? सेंचुरी ईयर। चलिए सेंचुरी ईयर हम लोगों ने सीख लिया। अब सेंचुरी ईयर में कैसे पहचानते हैं कि कोई भी दिया गया सेंचुरी ईयर, शताब्दी वर्ष, सामान्य है या लीप है? इसको पहचानने का क्या तरीका हमारे पास है? तो सेम वही तरीका है जो हम लोगों ने पहले सीखा है। देखिए ये वाला, दिया गया वर्ष अपॉन 4 डिवाइडेड बाई 4। बट आपको थोड़ा सा यहाँ पर ध्यान रखना है कि सेंचुरी ईयर में वर्ष को पहचानने का तरीका थोड़ा सा बदल जाता है। क्या बदल जाता है? सेंचुरी ईयर डिवाइड करेंगे, 4 से नहीं करेंगे, क्योंकि अभी तक हम लोग 4 से करते आ रहे थे। क्योंकि ये सेंचुरी ईयर है, तो इसको हम लोग 4 से डिवाइड ना करके 400 से डिवाइड करेंगे, 400 से डिवाइड करते हैं। तो किसी भी सेंचुरी ईयर को अगर हमें पता करना है कि वो शताब्दी वर्ष में कि वो लीप ईयर में है या सामान्य वर्ष में है, जनरल वर्ष में है, तो उसके लिए हम लोग क्या करेंगे? उसको डिवाइड किससे करेंगे? 400 से। तो 400 से डिवाइड करेंगे। चलिए डिवाइड कर दिया। डिवाइड करने के बाद क्या करेंगे? डिवाइड करने के बाद फिर से हम लोग वही काम करेंगे, इसका रिमाइंडर देखेंगे, रिमाइंडर। और रिमाइंडर देखने के बाद क्या करेंगे? रिमाइंडर में क्या देखेंगे? रिमाइंडर में फिर से वही चीज़ हमको देखनी है जो हम यहाँ देखते आए हैं। नियम सारा वही है फिर से, कि यदि रिमाइंडर 0 आता है तो दिया गया वर्ष कैसा? दिया गया वर्ष कैसा? लीप ईयर। मतलब इफ, यदि रिमाइंडर आर इक्वल टू ज़ीरो, यदि रिमाइंडर हमारा ज़ीरो आ जाता है, यदि रिमाइंडर ज़ीरो आ जाता है तो क्या हो जाएगा? वो लीप ईयर कहलाएगा। दिया गया वर्ष, जो शताब्दी वर्ष आपको दिया गया रहेगा, वो क्या कहलाएगा? वो लीप ईयर कहलाएगा। और इसी प्रकार से चलिए नीचे ऊपर बताते हैं आपको। ठीक है, तो दिया गया वर्ष रिमाइंडर 0 आएगा तो वो क्या कहलाएगा? लीप ईयर कहलाएगा। और यदि, यदि रिमाइंडर आपका ज़ीरो नहीं आता, ज़ीरो के अतिरिक्त कुछ भी आता है लेकिन ज़ीरो नहीं आता,
तो जो सेंचुरी ईयर आपको दिया जा रहा होगा या दिया गया होगा, वो सेंचुरी ईयर आपका क्या कहलाएगा? जनरल ईयर, मतलब सामान्य वर्ष। यहाँ भी वही चीज़ है, जो नियम हम लोगों ने पहले सीखा था, देखिए सेम वही नियम यहाँ भी लागू होता है। बस फर्क क्या है कि यहाँ पर हम लोगों ने दिए गए वर्ष को 4 से भाग किया है, और यहाँ पर अगर शताब्दी वर्ष है तो उसको हम लोग 400 से भाग करेंगे। यानी हमको अगर कोई वर्ष दिया जाए और ये कहा जाए कि पता करके बताइए ये वर्ष सामान्य वर्ष में आएगा या लीप वर्ष में आएगा, तो सबसे पहले हम उस वर्ष को 4 से भाग करेंगे या 400 से भाग करेंगे। 4 से भाग कब करते हैं? जब कोई वर्ष शताब्दी वर्ष नहीं होता, तो 4 से भाग करते हैं, डिवाइड करते हैं। और अगर कोई वर्ष हमारा सेंचुरी ईयर है, शताब्दी वर्ष है, तो उसको हम लोग 4 से भाग ना करके बल्कि हम लोग उसको 400 से भाग करते हैं। चलिए ठीक है, तो दो चीज़ें हम लोगों ने सीख लिया, आगे बढ़ते हैं। चलिए अगला कॉन्सेप्ट देखते हैं। तो जो नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है वो है विषम दिनों का। विषम दिन यानी ऑड डेज। अब ये क्या होते हैं? विषम दिन किन्हें कहते हैं? ऑड डेज कहते हैं। ऑड डेज किन्हें कहते हैं, सॉरी। देखिए ऑड डेज क्या होते हैं, विषम दिन किन्हें कहते हैं, और उनको निकाला कैसे जाता है, फाइंड कैसे किया जाता है? देखिए कैलेंडर में केवल दो ही चीज़ों का खेल है। एक तो आपको वर्ष सामान्य या लीप, और दूसरा ऑड डेज विषम दिन। आपको विषम दिन के बारे में जानकारी होनी चाहिए, क्योंकि इन्हीं दोनों को लेकर के हम सवालों को ज़्यादातर 99% सवालों को या तो ऑड डेज की सहायता से हल कर लेते हैं, और अगर ऑड डेज की सहायता से जो सवाल नहीं निकलते, फिर उनको हम लोग सामान्य या लीप वर्ष की सहायता से, जो कॉन्सेप्ट हम लोगों ने सीखा था थोड़ी देर पहले, उसकी सहायता से हम लोग इसको सॉल्व कर लेते हैं इन क्वेश्चंस को। तो चलिए ऑड डेज देखते हैं। ऑड डेज देखिए क्या होता है, इसमें दिन की बात कर रहे हैं। दिन हमको पता है, एक सामान्य जो आपका हफ्ता होता है, वीक होता है, उसमें 7 डेज होते हैं। तो इनकी परिभाषा पहले देख लेते हैं। ऐसे दिन जो अपना सप्ताह पूरा नहीं कर पाते, सॉरी, सप्ताह पूर्ण नहीं कर पाते, नहीं कर पाते, उनको क्या कहा जाता है? विषम दिन कहा जाता है, ऑड डेज कहा जाता है। इसका क्या अर्थ हुआ कि ऐसे दिन जो अपना सप्ताह पूरा नहीं कर पाते। आखिरकार सप्ताह पूरा ना कर पाना, इसका क्या अर्थ हुआ? इसका अर्थ हम आपको बताते हैं। हमारे पास सप्ताह में एक सप्ताह जो होता है, एक सप्ताह, इसमें दिनों की संख्या होती है 7। 7 दिन कौन कौन से होते हैं? 7 दिन होते हैं सोमवार, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे, 1 2 3 4 5 6, और क्या बचा अंतिम दिन? संडे। इन 7 दिनों को मिला करके एक सप्ताह बनता है। अगर हम इन दिनों की संख्या को काउंट करें, तो सोमवार से लेकर के और इतवार का जो समय होता है, जो दिन होते हैं, वो कुल आते हैं 7। देखिए, 1 मंडे, 2 ट्यूसडे, 3 वेडनेसडे, 4 थर्सडे, 5 फ्राइडे, 6 सैटरडे और 7 संडे। ये 7 दिन हो गए, और इन 7 दिनों को सम्मिलित रूप से कहा जाता है सप्ताह, यानी कि वीक। तो अगर बाय चांस 7 दिन हमें दिए हैं, तो इसका मतलब ये है कि 7 दिनों की जो संख्या है, जो टोटल नंबर है, उसको मिला करके एक सप्ताह बना दिया गया है। ठीक है। कुछ दिन ऐसे होते हैं जिनमें सप्ताह से ज़्यादा दिनों की संख्या काउंटिंग में आ जाती है, मतलब गिनती में आ जाती है। तो हम गिनती की बात यहाँ पे कर रहे हैं, काउंटिंग की बात कर रहे हैं।
जैसे हमने आपसे कहा एक सप्ताह में कितने दिन, 7 दिन होते हैं। ठीक है, कोई बात नहीं, अगली बार आते हैं। एक माह लेते हैं। एक माह, एक माह में कितने दिन? तो एक माह में हमारे यहाँ कैलेंडर वर्ष के अनुसार या तो 30 दिन रहे होंगे या तो 31 दिन रहे होंगे। अभी फरवरी वाला कॉन्सेप्ट नहीं ले रहे हैं, हालांकि फरवरी भी रहती है इसमें, 28 और 29 भी, लेकिन हम लोग उसको लेके नहीं चल रहे हैं, अभी केवल 30 और 31 को लेके समझते हैं। अब ये आ गए एक माह में दिनों की संख्या, या तो 30 रहेगी या 31 रहेगी, फरवरी को अगर हम लोग बाहर छोड़ देते हैं। चलिए हम पहले 30 का कॉन्सेप्ट लेके चलते हैं। इस 30 दिनों की संख्या में कुल कितने दिन हैं? तो यहाँ पर आपसे ये नहीं कहा जा रहा है कि 30 दिन में 30वां दिन, मतलब 30th डे की बात नहीं हो रही है, कुल दिनों की संख्या की बात हो रही है। और टोटल नंबर ऑफ डेज कितने हैं? 30 डेज हैं। 30 डेज इज द टोटल नंबर ऑफ डेज इन काउंटिंग डिजिटली, मतलब अंकों के आधार पर हम लोगों ने इसको काउंट किया है। तो फिर ये दिनों की संख्या आ गई है 30। इस 30 दिनों में अगर सप्ताह की बात करें, कितने सप्ताह? तो हमको पता है कि एक सप्ताह में 7 दिन होते हैं, यानी अगर 7 दिनों को हम लोग गिन लेंगे तो वो एक सप्ताह बनाएंगे। वो 7 दिन कौन से होते हैं? सोमवार से इतवार का जो दिनों की संख्या होती है, उनको टोटल काउंटिंग में 7 दिन कहा जाता है। चलिए ठीक है, तो इन 30 दिनों में आखिरकार कितने 7 दिन होंगे, मतलब कितने सप्ताह होंगे? तो एक सप्ताह की अगर हम बात करें तो एक सप्ताह हो जाएगा 7 दिन का। 7 दिन कम हो गए 30 में से। अगले 7 की बात करिए, मान लीजिए हमारा जो माह है, जिस माह की हम बात कर रहे हैं, और वो उस जिस माह में 30 दिन है, उस माह की शुरुआत 1 तारीख से ले लीजिए। सभी माह की शुरुआत 1 तारीख से ही होती है। 1 तारीख से लेकर के और 7 तारीख की बात होगी, तो इसमें कितने सप्ताह होंगे? एक सप्ताह, यानी एक वीक। एक वीक का मतलब एक सप्ताह। हमने इसको एक सप्ताह क्यों कहा? क्योंकि इसमें दिनों की संख्या कितनी होगी? 7 ही तो होगी, 1 से लेकर के 7 तक। क्या एक ही सप्ताह होगा? नहीं, क्योंकि अभी तो 7 ही हुए हैं, हमको दिन कितने चाहिए? 30 चाहिए। अगला अगला जो सप्ताह स्टार्ट होगा, 7 तक तो कंप्लीट हो गया, 8 से लेकर के शुरू होगा। तो काउंट करिए, 8 9 10 11 12 13 14, यानी 8 से लेकर के और 14 तारीख का जो समय होगा, उसमें दूसरा सप्ताह आ जाएगा। यानी अब टोटल सप्ताह कितने हो गए? 2 हो गए। हम अभी 30 दिनों की संख्या की बात कर रहे हैं। हम अगला सप्ताह लीजिए, 14 के बाद अगला जो दिन आएगा वो होगा 15। 15 से शुरू करिए, 15 16 17 18 19 20 और 21, यानी 15 से लेकर के और 21 तारीख का जो समय होगा, वो हमारा होगा तीसरे सप्ताह का, यानी थर्ड वीक। थर्ड वीक, सेकेंड वीक, फर्स्ट वीक। ओके, चलिए अभी क्या हमारे महीने का दिन कंप्लीट हो गए? नहीं, अभी तो हम 21 तारीख तक पहुंचे हैं। 21 तारीख के बाद अगला दिन आएगा 22 तारीख का। तो स्टार्टिंग होगी 22 तारीख से, 22 से। 22, 22, 23, 24, 25, 26, 27 और 28। चलिए 28 तक हमारा दिन पहुंच गया है, और ये है चौथा हफ्ता। ये हम आपको एक उदाहरण के तौर पर बता रहे हैं, हम किसी पर्टिकुलर निश्चित माह की या मंथ की बात नहीं कर रहे हैं, एग्जाम्पल ले रहे हैं केवल। चलिए 22 से 28 तक आ गए हैं, और 28 तारीख तक एक से शुरू किए थे चलना, 28 तक हम आ गए हैं, और टोटल हमने कितने सप्ताह पूरे कर लिए हैं? 4। देखिए 4 सप्ताह पूरे हो गए। क्या अभी भी माह हमारा पूरा हो गया, महीना पूरा हो गया? तो इसका आंसर है नहीं, अभी महीना पूरा नहीं हुआ, क्योंकि महीने में दिनों की संख्या है 30 और हम पहुंचे हैं 28 तक। तो क्योंकि इन सभी दिनों ने, 1 से लेकर के और 28 तारीख तक के दिनों ने, सभी ने अपना अपना सप्ताह पूरा कर लिया है। इनको पूरा करने के बाद जो दिन बचे हुए हैं, रिमाइंडर के तौर पर महीने के दिन बचे हुए हैं 2। 2 दिन अभी और बचे हुए हैं, रिमेनिंग है, ये शेष बचे हुए हैं, रिमाइंडर नहीं है। रिमाइंडर का अर्थ होता है डिवाइड करने के बाद, लेकिन हमने यहाँ भाग नहीं किया है, ये माइनस करने के बाद का शेषफल जो बचा हुआ है, हम उसकी बात कर रहे हैं। चलिए रिमाइंडर आ गया हमारे पास 2 दिन। तो क्योंकि 1 से लेके 28 तक दिनों ने
अपना सप्ताह पूरा कर लिया है, तो कौन से ऐसे 2 दिन हैं या कौन से ऐसे दिन हैं जिन्होंने अपना सप्ताह पूरा नहीं किया है? तो वो ये हैं, ये 2 दिन। ये दिन कौन-कौन से हैं? एक तो 29 और दूसरा 30। तो 29 और 30 ने अपना दिन पूरा नहीं किया है। देखिए 29 और 30 ने क्योंकि अपना दिन पूरा नहीं किया है, इसको थोड़ा सा हम ऊपर लिख देते हैं, यहाँ लिख दे रहे हैं 28 के बाद दिन बच रहे हैं 29 और 30। ये दो दिनों ने अपना, इन 2 तारीखों ने अपना दिन पूरा नहीं, सॉरी, अपना सप्ताह पूरा नहीं किया है। सप्ताह पूरा कब हो जाता? अगर 2 हैं, 5 दिन और होते, सप्ताह पूरा हो जाता। तो ये जो 2 दिन हैं जिन्होंने अपना सप्ताह पूरा नहीं किया है, इन 2 दिनों को हम क्या कहेंगे? विषम दिन, ऑड डेज। तो क्योंकि 1 से लेके 28 तारीख का जो समय है, इन इन दिनों ने अपना सप्ताह पूरा कर लिया है। देखिए पहला सप्ताह, दूसरा सप्ताह, तीसरा सप्ताह और चौथा सप्ताह, क्योंकि इन्होंने पूरा कर लिया है, तो इनको हम ऑड डेज नहीं कहेंगे, इनको हम विषम दिन नहीं कहेंगे। तो फिर किनको कहेंगे? जो 2 दिन बचे हुए हैं 29 और 30, इन 2 दिनों को क्या कहा जाएगा? ऑड डेज। इसका अर्थ ये हुआ कि किसी भी दिए गए माह में, जैसे हम 30 दिन का माह ले रहे हैं, तो 30 दिन के माह में ऐसे 2 दिन हैं केवल जो अपना सप्ताह पूरा नहीं कर पाए हैं, बाकी दिनों ने अपना सप्ताह पूरा कर लिया है। तो इन 2 दिनों को हम लोग क्या नाम देंगे? विषम दिन, ऑड डेज। चलिए ठीक है, समझ गए कि 30 दिनों का अगर हमारे पास समय हो, मतलब 30 दिन हो किसी महीने में, तो उसमें ऑड डेज 2 होते हैं। अब आप कंफ्यूज होंगे कि शायद 29 और 30 यही 2 दिन ऐसे होते होंगे जो ऑड डेज में काउंट होते होंगे, जो विषम दिन में काउंट होते होंगे। तो ये गलत है, ऐसा मत सोचिएगा। 29 और 30 ये तारीख की बात यहाँ पे नहीं हो रही, हमने आपको सिर्फ समझाने के लिए बताया है। जो हमने यहाँ एग्जाम्पल लिया है, जो हमने यहाँ पर परिभाषा लिखी है, डेफिनेशन लिखी है कि ऐसे दिन जो अपना सप्ताह पूरा नहीं कर पाते, तो ये 2 दिन थे इस महीने 30 डेज में। ये 2 तारीखें थी 29 और 30 जो अपना सप्ताह पूरा नहीं कर पाए, बाकी उन्हें तो पूरा कर लिया। तो क्योंकि ये दो अपना सप्ताह पूरा नहीं कर पाए हैं, अतः हम इन्हीं दोनों को यहाँ पर क्या कहेंगे? ऑड डेज, विषम दिन। तो समझ आ गया होगा आप लोगों को शायद। चलिए आगे देखते हैं। तो इतने कॉन्सेप्ट से आपको ये परिभाषा समझ आ गई होगी, एग्जाम्पल समझ आ गया होगा। तो एक चीज और आपको समझ में आ गई होगी कि अगर किसी महीने में 30 दिन हैं, तो ऑड डेज कितने होंगे? 2 होंगे। चलिए, अगर कोई माह 31 दिनों का हो तो क्या होगा? 29, 29 के बाद आता है 30, और 30 के बाद तारीख आ जाती है 31। ये तारीख और जोड़ लीजिए इसी में, ये तारीख आ गई 31 दिनों के लिए। क्या इन 3 दिनों ने अपना सप्ताह पूरा किया है? क्या इन 3 दिनों ने, 31 दिनों में हमने एक्स्ट्रा क्या किया? बाकी सब तो सेम रहेगा, क्योंकि 1 से 28 तक तो हफ्ते पूरे हो रहे हैं, सप्ताह पूरा हो रहा है। लेकिन 31 दिन में जैसे हम पहुंचते हैं तो एक दिन ही तो बढ़ जाता है एक्स्ट्रा, और इस एक दिन के बढ़ने से क्या सप्ताह पूरा हो जाता है? तो इसका आंसर है नहीं। एक दिन के बढ़ने से सप्ताह पूरा नहीं होता। सप्ताह पूरा तब होता जब 4 दिन और बढ़ते, टोटल 7 दिन मिलते हैं हम लोगों को, तब जा करके सप्ताह पूरा होता। तो क्योंकि ये सप्ताह पूरा नहीं हुआ है, तो 31 दिनों में भी ये जो 3 तारीखें हैं 29, 30 और 31, इन 3 तारीखों ने क्योंकि अपना सप्ताह पूरा नहीं किया है, अतः यहाँ पर ये भी ऑड डेज कहलाएंगे, विषम दिन कहलाएंगे। तो विषम दिन समझ गए होंगे आप लोग। विषम दिन का अर्थ क्या है? जो अपना सप्ताह पूरा नहीं कर पाते, मतलब ऐसे दिन जो किसी महीने के दिन ऐसे होते हैं जिनको काउंट करके हम 7 दिन नहीं बना सकते। जैसे इसमें काउंट करिए तो ये 2 मिला के 2 ही दिन होते हैं, इन तीनों को मिला लेंगे तो 3 दिन होते हैं। 7 दिन तो नहीं हुए, तो क्योंकि इनका सप्ताह नहीं बना, तो जितने बच रहे हैं, जैसे 1 2 3 इसमें बच रहे हैं और इन दोनों में 2 बच रहे हैं, तो ये दोनों ऑड डेज और इन तीनों को मिला लेंगे तो 3 ऑड डेज। ठीक, समझ गए होंगे आप लोग ऑड डेज। तो यहां से हमने एक चीज सीखी कि अगर हमारे पास महीने में दिन है 30, तो विषम दिन कितने रहे होंगे?
विषम कितने रहे होंगे? देखिए, अगर 30 दिन काउंट करते थे तो 1 से 28 तक तारीख जो थी उसमें सब सप्ताह बन जाते थे। केवल 29 और 30 दो ऐसे दिन बचते थे जो सप्ताह नहीं बना पाते, तो उनको क्या कहेंगे? विषम दिन कहेंगे। हमारी परिभाषा क्या कहती है? ऐसे दिन जो अपना सप्ताह बना नहीं पाते, पूर्ण नहीं कर पाते। तो 29 और 30 ये दो दिन ऐसे हैं जिन्होंने अपना सप्ताह पूरा नहीं किया हुआ है 30 दिनों में। अतः इन दो दिनों को क्या कहा जाएगा? विषम। 30 दिनों में विषम दिन कितने? दो हो गए। अब 31 की बात कर लेते हैं। 31 दिनों में कितने विषम दिन? एक दिन और बढ़ा दीजिए, 31 पर ले आइए। 31 पर लाने के बाद भी, शायद 31 पर लाने के बाद भी सप्ताह पूरा नहीं हो रहा है, अतः हम इसको भी यही नाम देंगे कि ये ऑड डेज में काउंट हो जाएगा, ये विषम दिन हो जाएगा। तो 31 दिनों में विषम दिनों की संख्या एक, दो, तीन, तीन हो जाती है। तो विषम दिन समझ आ गया होगा आपको? विषम दिन का कॉन्सेप्ट क्या होता है कि ऐसे दिन या ऐसे दिनों की संख्या, दिन का मतलब आप दिन का नाम मत याद करिएगा कि थर्सडे फ्राइडे मंडे वाला दिन होगा। दिन का मतलब दिनों की संख्या है। ऐसे दिनों की संख्या जो अपना सप्ताह नहीं पूरा कर पाते उनको हम लोग ऑड डेज कहते हैं, विषम दिन कहते हैं। जैसे यहाँ पर आप देखिए, अगर महीने के 30 दिन हैं तो 30 दिनों में दो दिन ऐसे होते हैं जो अपना ऑड डेज नहीं पूरा, जो अपना सप्ताह पूरा नहीं कर पाते, और इनको हम लोग नाम देते हैं विषम दिन, ऑड डेज। तो 30 दिनों में विषम दिन की संख्या होती है दो। 31 दिनों में विषम दिन की संख्या होती है तीन, क्योंकि सिर्फ एक डे एक्स्ट्रा बढ़ जाता है। अभी तक ये 7 दिन हो जाते अगर, तो शायद इसको भी हम लोग वही कहते कि ये ऑड डेज में नहीं होगा। ठीक है, तो समझ आ गया होगा आपको ऑड डेज होता क्या है। तो हम लोगों ने विषम दिन समझ लिया क्या होता है, कि ऐसे दिनों की संख्या जो अपना सप्ताह पूरा नहीं कर पाते उनको हम लोग विषम दिन कहते हैं, ऑड डेज कहते हैं। ठीक है, यदि आपको कोई महीने का दिन दिया हो, जैसे आपको दिया हो 31 दिन, 31 डेज, और आपसे कहा जाए बताइए इसमें विषम दिनों की संख्या कितनी, नंबर ऑफ ऑड डेज कितने, तो क्या हर बार आप एक तारीख से लेकर के काउंटिंग शुरू करेंगे कि एक से लेकर 7 तक मतलब एक हफ्ता, 8 से 14 तक मतलब दूसरा सप्ताह, 15 से 21 तक तीसरा सप्ताह, फिर 22 से 28 तक चौथा सप्ताह, फिर जो 2 दिन 3 दिन बचे वो आपके कहलाएंगे ऑड डेज? हर बार ये काउंट करना काफ़ी टाइम टेकिंग प्रोसेस है, इसमें काफ़ी सारा समय खर्च होगा। और हमारे जो वनडे एग्ज़ाम होते हैं या किसी भी तरह का एग्ज़ाम जो हम देने जाते हैं इसमें कैलेंडर के टॉपिक के क्वेश्चंस आते हैं, वहाँ पर सारा खेल समय का होता है, हमको टाइम बचाना होता है। तो टाइम कैसे बचाते हैं? देखिए, विषम दिनों की संख्या अगर आपको निकालनी है तो हर बार हम ये महीने के दिनों को काउंट नहीं करेंगे, हर बार हम काउंट नहीं करेंगे। तो फिर क्या करेंगे? तो अगर आपको कहीं पर ऑड डेज पता करना है, अगर आपको विषम दिन पता करना है, विषम दिन, तो कैसे पता करेंगे? कि जो दिए गए दिन होते हैं, गिवन डेज, जितने भी आपको दिए गए दिन होंगे उसको आप 7 से भाग कर दीजिए। जितने भी आपको दिनों की संख्या दी हो उनको आप क्या करेंगे? 7 से भाग कर देंगे। 7 से क्यों भाग करते हैं भाई? 7 से भाग करने का क्या तरीका है, क्या कॉन्सेप्ट है? 7 से डिवाइड इसलिए किया जाता है क्योंकि जो सप्ताह हमारा होता है वो 7 ही दिनों का होता है, इसीलिए हम इसको 7 से भाग करते हैं। यदि हमारा सप्ताह 7 की बजाय 8, 9, 10, 15, 20 दिनों का होता तो शायद हम उसको 15, 20 या जितने भी दिनों की संख्या होती उससे भाग करते। तो कहने का हमारा सामान्य अर्थ ये है कि आप उतनी ही दिनों की संख्या से भाग करेंगे जितने दिन मिला करके एक सप्ताह बनाते हैं। यदि हम पृथ्वी के अलावा किसी दूसरे ग्रह पर रह रहे होते, किसी और प्लेनेट पे होते जहाँ पर एक सप्ताह 15 दिनों का होता, तो शायद कैलेंडर टॉपिक में जो हम आपको समझा रहे हैं गिवन डेज अपॉन 7, तो इस 7 की बजाय यहाँ पर हम लोग 15 डेज लेते, 15 दिन लेते। लेकिन हम लोग यहाँ पे 7 दिन सिर्फ इसलिए इस वजह से ले रहे हैं कि हमारी पृथ्वी जो है उस पर कुल सप्ताह में दिनों की संख्या होती है 7, 7 होती है। देयरफॉर हम यहाँ पे केवल 7 ले रहे हैं। चलिए ठीक है, अच्छा है। लेकिन 7 से भाग करेंगे, फिर क्या करेंगे? 7 से भाग करने के बाद फिर हम लोग क्या देखेंगे? वही चीज़,
शेषफल जो पहले देखते आए हैं, यानी रिमाइंडर। रिमाइंडर ही देखेंगे। तो रिमाइंडर देखने का क्या अर्थ है कि रिमाइंडर देखेंगे और जो रिमाइंडर बचेगा वही हमारा क्या कहलाएगा, ऑड डेज, विषम दिन। जैसे आपसे कहा जाए कि एग्जाम्पल के रूप में बताइए 31 दिन में विषम दिन कितने। आखिरकार 31 दिन में विषम दिन कितने, नंबर ऑफ ऑड डेज इन 31 डेज। ठीक है, नंबर ऑफ ऑड डेज इन 31 डेज, 31 दिनों में कितने ऑड डेज, कितने विषम दिन। तो हमारे पास तरीका क्या है, गिवन डेज अपॉन 7, यानी जो दिए गए दिन होते हैं उनकी संख्या को 7 से भाग करते हैं। चलिए हम 7 से भाग कर लेते हैं। 31 को 7 से भाग कीजिए। 7 4 जा 28। शेषफल कितना बचा, क्या देखना होता है, रिमाइंडर। रिमाइंडर कितना बचा, 3। तो ये जो 3 दिन आ गए ये हमारे क्या कहलाएंगे, विषम दिन कहलाएंगे। यानी 31 दिनों में विषम दिन की संख्या कितनी, 3। दूसरा एग्जाम्पल ले लेते हैं। आपके पास 30 दिन दिए हुए हैं, 30 डेज, और 30 डेज में कितने विषम दिन। तो हम क्या करेंगे, 30 को सीधे 7 से भाग करेंगे और भाग करने के बाद क्या चेक करेंगे, रिमाइंडर, शेषफल। तो 30/7, 30/7, 7 4 जा 28, शेषफल रिमाइंडर आया हमारे पास 2। तो 2 क्या कहलाएंगे, विषम दिन। तो अब आप बार बार भाग मत करिए, सीधा याद कर लीजिए कि अगर दिनों की संख्या आपको 31 दी हो, एक किसी माह में देखिए 31 दिन होते हैं, किसी माह में 30 दिन होते हैं। तो अगर 31 दिन है तो विषम दिन कितने होंगे, 3 होंगे। ये संख्या रट लीजिएगा, आगे बहुत काम आएगी। अगर 30 दिनों की संख्या है तो विषम दिन कितने होंगे, 2 होंगे। ये भी आप याद कर लीजिएगा, ये भी आगे काफ़ी काम आएगा। तो सीधा सा आप याद करिए, अगर महीना 31 दिनों का है तो विषम दिन 3, ऑड डेज 3। अगर महीना 30 का है तो विषम दिन कितने, 2। ठीक है, समझ गए। आगे देखते हैं एक दो एग्जाम्पल। चलिए नेक्स्ट एग्जाम्पल देते हैं। अगला एग्जाम्पल देखिए, अगर मान लीजिए दिनों की संख्या है 28, 28 डेज, और इसमें बताइए हाउ मेनी ऑड डेज आर इन 28 डेज। मतलब 28 दिनों में ऑड डेज कितने। तो आप सीधे से 7 से भाग करिए, तो 28/7 कितनी बार जाएगा, 28 को 7 से भाग करेंगे अगर, तो पहाड़ा टेबल अगर पढ़ते हैं तो 7 4 जा 28, पूरा का पूरा कट जाता है और रिमाइंडर कितना आता है, 0। रिमाइंडर 0, तो जो रिमाइंडर आता है वही ऑड डेज होते हैं। रिमाइंडर कितना आया, 0, तो यही क्या हो गए, ऑड डेज। यानी 28 दिनों में ऑड डेज की संख्या कितनी, 0। यानी एक भी विषम दिन 28 दिनों में नहीं पाया जाता। 28 दिन मतलब, 28 दिन का अर्थ क्या हुआ, 28 दिन का अर्थ होता है फरवरी। जब फरवरी 28 दिनों की होती है तो उसमें विषम दिन कितने होते हैं, 0 होते हैं। यानी किसी सामान्य वर्ष में अगर आप विषम दिन फरवरी माह का लेंगे, किसी सामान्य वर्ष में फरवरी अगर आप फरवरी काउंट करेंगे तो फरवरी उसमें 28 डेज की होती है, 28 दिनों की होती है। और सामान्य वर्ष में क्योंकि फरवरी 28 दिनों की होती है तो उसमें ऑड डेज यानी विषम दिन की संख्या 0, 0। चलिए ठीक है, अगला एग्जाम्पल देखते हैं। 29 डेज, अगर फरवरी हमारी 28 की बजाय 29 दिन की पड़ जाए तब कितने विषम दिन, हाउ मेनी ऑड डेज आर देयर इन द 29 डेज। तो 29 डिवाइडेड बाई 7, 7 से डिवाइड कीजिए, तो 7 4 जा 28, रिमाइंडर कितना बचा, 1। 1 का मतलब विषम दिन कितने आ गए, 1 आ गया।
तो ठीक है, हम लोगों ने सीख लिया विषम दिन निकालना, तरीका सीख लिया। विषम दिन क्या होते हैं? ऐसे दिनों की संख्या जो अपना सप्ताह पूरा नहीं कर पाते। परिभाषा किसी एग्जाम में आती नहीं है, सिर्फ हमको समझने के लिए थी। निकालना कैसे सीखा हम लोगों ने कि जितने भी हमारे पास दिए गए गिवन डेज होंगे, जितने भी हमारे पास दिए गए दिन होंगे, हम उन दिए गए दिनों की संख्या में 7 से भाग करेंगे, डिवाइड करेंगे, और भाग करने के बाद क्या चेक करेंगे? रिमाइंडर। जो रिमाइंडर आएगा 1 2 3 4 0, जो भी आएगा, जितनी भी संख्या आएगी, वो संख्या हमारी और डेज को दर्शाएगी और डेज को शो करेगी। ठीक है, और डेज हम लोगों ने देख लिया। आगे कुछ एग्जाम्पल और देखते हैं जो हमारे काम के हैं, जो आगे हमको हेल्प करेंगे। ठीक है, मान लीजिए दिनों की संख्या हो 100 दिन। तो 100 दिन में कितने विषम दिन? तो कितने विषम दिन निकालने का तरीका क्या होता है? 100 को 7 से भाग कीजिए। 7 से भाग कीजिए, देखिए रिमाइंडर कितना आता है। तो 100 को जब 7 से भाग करेंगे तो रिमाइंडर आएगा 2। यही क्या आ जाएगा हमारा? रिमाइंडर, यानी कि शेषफल। और जब यही रिमाइंडर आएगा तो यही क्या कहलाएगा? विषम दिन कहलाएगा। क्योंकि जितना 7 से भाग करने के बाद जितना रिमाइंडर आता है वही हमारा विषम दिन को दर्शाता है। तो विषम दिन यहाँ कितने? 2। तो 100 दिनों में विषम दिन की संख्या कितनी? 2। 100वां दिन की बात नहीं कर रहे हैं, हम 100वें दिन की बात नहीं कर रहे हैं, हम कुल 100 नंबर की बात कर रहे हैं। 1 से लेके और 100 तक के जो दिन होते हैं, हम उनकी बात कर रहे हैं। और उन 100 दिनों में, टोटल 100 दिनों में कितने विषम दिन होंगे? 2 होंगे। ठीक है, अगर 100 दिनों में 2 विषम दिन होंगे तो 200 दिनों में कितने होंगे? सिंपल सा आप कहोगे 4। ठीक है, चेक कर लेते हैं। 7 3 जा 21 नहीं जाएगा, 7 2 जा 14, 660 हुआ, 7 8 जा 56, 4। तो 4 दिन आ गए। 4 दिन, यही रिमाइंडर था, तो यही हमारे क्या कहलाएंगे? विषम दिन। तो 100 दिनों में विषम दिन की संख्या कितनी? 2। 200 दिनों में कितनी? 4। इसी प्रकार अगर 300 दिनों में पूछी जाती तो विषम दिन की संख्या आती 6, क्योंकि लगातार 2-2 के अंतराल पे बढ़ोतरी हो रही है। ठीक है, हमने 100 में देख लिया, 200 में देख लिया, और आगे चेक कर लेते हैं। एक दो एग्जाम्पल और ले लेते हैं, तब आगे बढ़ते हैं। देखिए, आ जाते हैं सीधे अपने एक वर्ष पर। 365 दिन सामान्य वर्ष है, और इस सामान्य वर्ष में कितने विषम दिन? 365 दिनों में आखिरकार ऑड डेज यानी विषम दिन कितने? विषम दिन कितने? तो क्या तरीका हम लोगों ने सीखा है चेक करने का? गिवन डेज अपॉन 7, दिए गए दिनों की संख्या को 7 से भाग करेंगे। तो 365 को जब 7 से भाग करेंगे तो रिमाइंडर कितना आएगा? भाग कीजिए और बताइए। रिमाइंडर आता है 1 दिन। तो ये जो 1 दिन का रिमाइंडर आता है, इसी को हम लोग कहते हैं ऑड डेज यानी विषम दिन। तो विषम दिन क्या हो गया? 365/7 बराबर 1। एक क्या आया है? यही आया है, रिमाइंडर। और जो रिमाइंडर आता है हम उसी को कहते हैं विषम दिन। ठीक है, सामान्य वर्ष था। एक और वर्ष देख लेते हैं। अगर वर्ष हमारा लीप ईयर हो, यानी दिनों की संख्या हो 366, 366, तो इसमें कितने विषम दिन? तो 366 दिन में जो विषम दिन होंगे वो कितने होंगे? आप जरा सोच के बताइए। कितने विषम दिन होंगे? तो 366, 366 डिवाइडेड बाई 7, 7 से भाग करेंगे ना। तो 7 से भाग, देखिए 65 में 1 दिन बचा था, और 65 में 66 में कितना अंतर है? सिर्फ 1 दिन का फासला है। तो 1 + 1 कितना? 2 दिन बचेगा हमारे पास। आप डिवाइड करके भी चेक कर सकते हैं। तो 2 दिन हमारे पास क्या आ गए? ऑड डेज आ गए।
तो अगर 365 दिन का समय है तो विषम दिन एक दिन रहा होगा। 366 दिन का समय है तो विषम दिन 2 दिन रहे होंगे। ठीक है, हम लोगों ने विषम दिन सीख लिया। शायद यहाँ तक इस क्लास के कॉन्सेप्ट में आपको सब समझ में आ गया होगा।